हेलो ऑल सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। इन सीरीज ऑफ दीज वीडियोस अपन डिस्कस करने वाले हैं सारे एमसीक्यूज जो तुम्हारे मॉड्यूल में देकर रखे हैं चैप्टर वाइज। ओके, आज अपन कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1। तो लेट अस गेट स्टार्टेड। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 जो तुम्हारे मॉड्यूल में देखे रखा है वो है इकोनॉमिक्स रिगार्ड्स डिसीजन मेकिंग एज इंपॉर्टेंट बिकॉज। इकोनॉमिक्स क्यों डिसीजन मेकिंग को इंपॉर्टेंट मानता है। ऑप्शन ए देखे रखा है द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई आर अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स आर फाइनाइट और स्केर्स। ये तो बिल्कुल सही है यार, अपने को डिसीजन इसलिए लेने पड़ते हैं क्योंकि रिसोर्सेज आर स्केर्स और उसके अगेंस्ट हमारी वांट्स कैसी हैं, अनलिमिटेड। और रिसोर्स का भी कैसा यूज है, ऑल्टरनेटिव यूज। ये सारे पॉइंट्स तुम्हारी डेफिनेशन में ही कवर हो रहे थे इकोनॉमिक्स की। बी देखे रखा है it is crucial to understand how we can best allocate our scarce resources to satisfy society's unlimited needs and wants। ये भी बिल्कुल सही है। और सी है रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। बिल्कुल सही, सारे ही स्टेटमेंट सही है और इसीलिए ये सारे कारणों की वजह से हमको डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 देके रखा है बिजनेस इकोनॉमिक्स इज। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है। बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑप्शन ए देके रखा है एब्स्ट्रैक्ट है एंड अप्लाइज द टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स सिर्फ काल्पनिक है, थ्योरेटिकल है एंड अप्लाइज द टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो बेटा इट इज नॉट abstract. I'll say it is practical, very much practical. It is basically application of economics in your business. तो ये ऑप्शन इसलिए गलत हो जाता है। बी पे आते हैं इन्वॉल्व्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग। एब्सोल्युटली करेक्ट, हम बिजनेस में अप्लाई करते हैं इसे। सी इट इनकॉर्पोरेट्स टूल्स फ्रॉम मल्टीपल डिसिप्लिन्स। मल्टी डिसिप्लिनरी है यार, इंटर डिसिप्लिनरी इन नेचर। ये हमने नेचर में पढ़ा है बिजनेस इकोनॉमिक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कंबाइन कर रहा होता है एंड इसलिए डी ऑप्शन सही है, दैट इज बी एंड सी अबव। क्वेश्चन नंबर 3 देके रखा है इन इकोनॉमिक्स वी यूज द टर्म स्कैरसिटी टू मीन। स्कैरसिटी क्यों यूज किया जाता है बेटा, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑफ अबाउट एब्सोल्यूट स्कैरसिटी कि इस चीज की कमी है ना, हम इस चीज की बात नहीं करते। हम किस टाइप की बात कर रहे हैं कि हमारी वांट्स, अनलिमिटेड वांट्स के कंपैरिजन में हमारे जो रिसोर्स हैं वो हैं स्केर्स। तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट रिलेटिव स्केर्सिटी, यानी कि हमारी वांट्स के कंपैरिजन में हमारे रिसोर्स कम पड़ जाते हैं। ओके, तो ऑप्शन बी सही है इसमें। वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेटिव स्केर्सिटी, दैट इज स्केर्सिटी इन रिलेशन टू वांट्स ऑफ द सोसाइटी। ओके, ये उसका डेफिनेशन भी क्लियर करता है इकोनॉमिक्स का। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इंपॉर्टेंस डज रिसोर्स स्कैरसिटी हैव फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। व्हाट इम्प्लीकेशन, सॉरी, इम्प्लीकेशन क्या होगा रिसोर्स स्कैरसिटी का फॉर सैटिस्फैक्शन ऑफ द वांट्स। वांट सेटिस्फाई करने के रिस्पेक्ट में इट विल, क्योंकि अगर आपका रिसोर्स स्केयर है नॉट ऑल दी वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड, तो यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड ऑप्शन बी सी डी को क्यों रिजेक्ट कर दिया वो देख लेते हैं। वी विल नेवर बी फेस विद द नीड टू मेक डिसीजंस, ऐसा तो है नहीं यार, मतलब वी विल ऑलवेज हैव टू मेक डिसीजंस बिकॉज स्केर्स रिसोर्स एंड अनलिमिटेड वांट्स है। सी है वी मस्ट डेवलप ways to decrease our individual wants। नहीं, ऐसा हम इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ेंगे और इसका कोई इम्प्लीकेशन नहीं है कि हमको अपनी wants कम करने की कोशिश करनी चाहिए, ये हम कहीं नहीं पढ़े। डी है द डिस्कवरी ऑफ न्यू natural resources is necessary to increase the ability to satisfy wants। बेटा ये स्टेटमेंट मैं गलत नहीं बोल सकती कि अगर आपको अपनी एबिलिटी बढ़ानी है टू सेटिस्फाई वांट्स तो ऐसी सिचुएशन में यू विल हैव टू डिस्कवर न्यू रिसोर्सेस। ये गलत तो नहीं है स्टेटमेंट, लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, रिसोर्स स्कैरसिटी का क्या इम्प्लीकेशन होगा, तो उसमें ये ऑप्शन फिट नहीं बैठ रहा। उसमें तो यही ऑप्शन फिट बैठता है कि सारी वांट्स आपकी सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा नॉर्मेटिव है। ऑप्शन ए है प्लान्ड इकोनॉमीज allocate रिसोर्सेज वाया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ये तो बेटा फैक्ट है, सोशलिस्ट इकोनॉमी गवर्नमेंट के थ्रू allocate करती है रिसोर्सेज। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट मतलब जो सजेशन दे रहा है, तो ये तो फैक्ट है, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये सही ऑप्शन नहीं है। बी है मोस्ट ट्रांजिशन most transitional economies have experienced problems of falling output and rising prices over the past decade। ये भी सही है, मतलब फैक्ट है, मतलब इट इज नॉट अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, इट इज अ फैक्ट। फाइन। सी देख रखा है देयर इज अ ग्रेटर डिग्री ऑफ कंज्यूमर सोवरेनिटी, मतलब कंज्यूमर फ्रीडम इन मार्केट इकोनॉमीज इन कंपैरिजन टू प्लान्ड इकोनॉमीज। ये भी सही है, ये तो फैक्ट है, मतलब इट हैज नथिंग टू डू विद द सजेशन, राइट। तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स अभी तक अपने पास आए हैं वो पॉजिटिव है, दीज आर फैक्ट्स। लेकिन डी जो स्टेटमेंट है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी शुड बी मेजर प्रायोरिटी फॉर मिक्स्ड इकोनॉमीज। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी शुड बी, और टू बी, ये सारे होते हैं नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स।
And that is why the correct option is option D. Reducing inequality should be a major priority for mixed economies. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं. In every economic system, scarcity implies institutions on किस चीज पे, सॉरी, limitations on इकोनॉमिक सिस्टम में स्केर्सिटी मतलब किन चीजों पर लिमिटेशन. हाउस होल्ड है, बिजनेस फर्म है, गवर्नमेंट है, नेशन एज अ होल है. ये चारों ही चीजें चीजें इंक्लूड हो जाएंगी इन स्केर्सिटी. ठीक है. नेशन के पास भी रिसोर्सेस कम होते हैं, हाउस होल्ड के पास भी, प्रोड्यूसर के पास भी, तो ओवरऑल इट इज स्केर्सिटी एंड इनफैक्ट गवर्नमेंट के पास भी. तो सही ऑप्शन ऑप्शन ए ही है. और बी सी डी क्यों रिजेक्ट हुए हैं? बी में हाउस होल्ड एंड बिजनेस है बट नॉट गवर्नमेंट. सी में लोकल एंड स्टेट गवर्नमेंट है बट नॉट फेडरल गवर्नमेंट. और डी में हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट है बट नॉट बिजनेस फर्म्स. नहीं, इन सब के पास ही रिसोर्स होते हैं स्केर्स. द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए. Coming on to question number 7. Macroeconomics is also called, macro is the study of aggregates and that is why it is also called aggregate economics. Question number 8 है an example of positive economic analysis. Normative का बिल्कुल उल्टा. यहाँ पे हम फैक्ट बताते हैं. पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस का कौन सा एग्जाम्पल होगा? ऑप्शन ए देख रखा है एनालिसिस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइसेस ऑफ फूड एंड द क्वांटिटी परचेज्ड. ये पहला ही ऑप्शन सही दिख रहा है. प्राइस और उसके अगेंस्ट कितनी क्वांटिटी परचेज की जाएगी, ये तो बेसिकली बेटा फैक्ट ही हुआ ना. इट इज नॉट अ सजेशन एंड दैट इज व्हाई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. और बी सी डी में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमने रिजेक्ट कर दिया? ऑप्शन बी देख रखा है डिटरमाइनिंग हाउ मच इनकम ईच पर्सन शुड बी गारंटीड. शुड बी गारंटीड नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है. डिटरमाइनिंग फेयर प्राइस ऑफ फूड, फूड का सही प्राइस डिसाइड करना, इट्स नॉट अ फैक्ट, इट्स अ सजेशन एंड दैट इज व्हाई ये भी गलत ऑप्शन है. एंड डी डिसाइडिंग हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी. एब्सोल्युटली करेक्ट यार, ये भी नॉर्मेटिव स्टेटमेंट ही हो गया है, राइट, कि कैसे आपको आउटपुट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए इकोनॉमी का. तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए. ये सारे स्टेटमेंट्स बाकी नॉर्मेटिव हैं. क्वेश्चन नंबर 9, अ स्टडी ऑफ हाउ इंक्रीज इन द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स विल अफेक्ट द नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज एन एग्जांपल ऑफ. इन दोनों के बीच का रिलेशन बेटा, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स ये एक मैक्रो सिचुएशन है और नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट ये भी मैक्रो लेवल की बातें हैं, क्योंकि दोनों मैक्रो एग्रीगेट्स कवर हो रहे हैं. दैट इज व्हाई द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सजेस्ट अ मैक्रो अप्रोच फॉर इंडिया. इनमें से कौन सा मैक्रो अप्रोच सजेस्ट नहीं कर रहा है? मतलब माइक्रो स्टेटमेंट बताना है अपने को, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है. ऑप्शन ए डिटरमाइनिंग जीएनपी ऑफ इंडिया, ये तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट डिटरमाइन करना, तो ये तो नेशन का लेवल की बात हो गई है, मैक्रो स्टेटमेंट है. बी फंडिंग फाइंडिंग द कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ एबीसी लिमिटेड, कारण निकालना कि एबीसी लिमिटेड एक फर्म है जो फेल हो गई है, उसके कारण निकालना कि उसके फेलियर के कारण क्या है, ये डेफिनेटली माइक्रो है एंड इज नॉट अ मैक्रो अप्रोच. सी आइडेंटिफाइंग द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, एंड इन्फ्लेशन इज ऑलरेडी अ मैक्रो थिंग, और इंडिया लेवल पे आप इन्फ्लेशन के कारण निकाल रहे हो, so that is why it is a macro approach. And D है analyze the causes of failure of industry in providing large scale employment. क्यों इंडस्ट्री फेल हो गई है लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में, ये भी अगेन एज अ मैक्रो स्टेटमेंट. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 11 देके रखा है, राम बोल रहा है माय कॉर्न हार्वेस्ट दिस ईयर इज पुअर. ठीक है. उसके बाद किशन बोलता है डोंट वरी प्राइस इंक्रीज विल कॉम्पेंसेट फॉर द फॉल इन क्वांटिटी सप्लाई. फिर विनोद थर्ड पर्सन सेज क्लाइमेट अफेक्ट्स क्रॉप यील्ड्स, सम years are bad others are good. And then Madhu says the government ought to guarantee what that our income will not fall. इन दिस कॉन्वर्सेशन नॉर्मेटिव स्टेटमेंट किसने दिया है बेटा? डायरेक्टली पता लग रहा है नॉर्मेटिव स्टेटमेंट इज गिवन बाय मधु. गवर्नमेंट ऑट टू गारंटी दैट आर इनकम विल नॉट फॉल. ऑट टू, गवर्नमेंट को इतना तो करना ही चाहिए, इनको ऐसा करना चाहिए कि हमारी इनकम ना गिरे. बेटा बाकी सारे फैक्ट ही बोल रहे हैं, केवल मधु सजेशन दे रहा है कि गवर्नमेंट को ये तो कर ही देना चाहिए एंड दैट इज व्हाई करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी. Question number 12 है consider the following and decide which if any economy is without scarcity. बेटा इसका आंसर है ना यहीं पे छुपा हुआ है. एक बात अच्छे से समझ लेना, मैंने तुमको बोला है कि अगर इकोनॉमी में बिलियनर्स भी हैं
तो भी ऐसी कोई इकोनॉमी कभी नहीं हो सकती जो बिना स्कैरसिटी के है, ठीक है। तो वैसे तो इसका करेक्ट आंसर वुड बी नन ऑफ द अबव। और इन लोगों ने ये क्वेश्चन में ही क्लियर कर दिया है, डिसाइड विच इफ एनी इकोनॉमी इज विदाउट स्कैरसिटी। क्या कोई इकोनॉमी होती भी है विदाउट स्कैरसिटी? नहीं, कोई ना कोई चीज की कमी होगी ही आपकी इकोनॉमी में। तो ऑप्शंस जो देखे हैं, प्री इंडिपेंडेंट इंडियन इकोनॉमी, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल वर फार्मर्स, वो तो तुमको पता ही है कि यहाँ पे तो स्कैरसिटी थी ही। फिर एक माइथिकल इकोनॉमी वेयर एवरीबडी इज अ बिलियनियर। बिलियनियर देख के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बेटा इवन इफ यू आर अ बिलियनियर देन टू देयर विल बी सम और द अदर थिंग जो तुम्हारी इकोनॉमी में स्कैर्स होगा। ओके, तो सी पे आ जाते हैं, एनी इकोनॉमी वेयर देयर इज वेयर इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग इट्स पीपल। उससे भी क्या, स्कैरसिटी विल स्टिल एग्जिस्ट। देयर इज नो इकोनॉमी व्हिच इज विदाउट स्कैरसिटी। करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इनमें से माइक्रो इकोनॉमिक्स का कौन सा पार्ट नहीं है? प्राइस ऑफ मैंगोज, ये तो माइक्रो का पार्ट है ही। देन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ फायर ट्रक फॉर द फायर डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली इंडिया। अगेन ये कॉस्ट फायर ट्रक का निकाल रहे हैं अपन, तो ये भी माइक्रो का ही पार्ट है। द क्वांटिटी ऑफ मैंगोज परचेज फॉर द मैंगोज मार्केट, अगेन दिस अ पार्ट ऑफ माइक्रो। यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक फ्रूट एंड स्पेसिफिक मार्केट। एंड डी है द नेशनल इकोनॉमीज एनुअल एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है, ये मैक्रो स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी that deals with the problem of allocation of resource। बेटा allocation of resource कौन से इकोनॉमिक्स का पार्ट बनेगा? करेक्ट ऑप्शन वुड बी माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर, बेटा ये तो मैंने तुम्हें लिखवाया है, डायरेक्ट क्वेश्चन था इसलिए इसको मैं डिस्कशन नहीं कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इनमें से कौन सा इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? ऑप्शन ए, शुड आर फर्म बी इन द बिजनेस। ये तो सही है, मतलब ये डिसाइड करना बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट है क्योंकि ये बिजनेस में आप डिसीजन ले रहे हो। बी, हाउ मच शुड बी परचेज एंड एट व्हाट प्राइस एंड व्हाट एट purchased and at price, what होना चाहिए ये, and what price should be kept, कितना खरीदा जाना चाहिए और क्या प्राइस रखनी चाहिए, ये भी बिजनेस इकोनॉमिक्स का ही डिसीजन है। सी है, हाउ विल द प्रोडक्ट बी प्लेस्ड इन द मार्केट, ये भी बिजनेस में डिसीजन लेने का ही काम कर रहे हैं हम। और डी है, हाउ शुड बी डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। बेटा ये बिजनेस में डिसीजन मेकिंग नहीं हो रहा है, ये मैक्रो लेवल का डिसीजन मेकिंग है, दैट इज व्हाई द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट बताना है मतलब अपने को तो सजेशन बताना। ऑप्शन ए देके रखा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीजेस विद इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये तो बिल्कुल सही है यार, जितना ज्यादा इंडस्ट्रीज आते जाएंगे अनएम्प्लॉयमेंट कम होते जाएगा, ये तो फैक्ट है। नॉर्मेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। ओके, इकोनॉमिक्स इज सोशल साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। ये भी बिल्कुल सही है, इकोनॉमिक्स इज सोशल साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, तो ये भी फैक्ट है। सी, द मिनिमम वेज शुड बी रेज टू ₹200 पर डे। मिनिमम वेज बढ़ा देनी चाहिए टू ₹200 पर डे, ये फैक्ट नहीं है, ये सजेशन है। And that is why C option is correct. ठीक है। Question number 17. Which of the following would be considered a topic of study in macroeconomics? इनमें से कौन सा मैक्रो का पार्ट है? The effect of increase in wages on the profitability of cotton industry. एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात हो रही है तो वो माइक्रो का पार्ट होगा। B, the effect of steel prices when more steel is imported. अगेन एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात हो रही है तो ये भी माइक्रो का पार्ट है। द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन रेट ऑन लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल इन इंडिया, ये बेटा मैक्रो स्टेटमेंट लग रहा है। इन्फ्लेशन का इफेक्ट ऑन पीपल, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल। एंड डी है, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉफी ऑन द क्वांटिटी ऑफ टी कंज्यूम। अगेन ये माइक्रो अप्रोच है, टी एंड कॉफी बहुत स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज की बात हो रही है। करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी। Question number 18. The difference between positive and normative economics is, positive economics explains the performance of the economy, while normative economics finds out the reason for the performance. Okay, the statement is not wrong, I'll say. Option B पे आते हैं. Positive economics describe the facts of the economy, while normative economics involves evaluating whether some of these are good or bad for the
वेलफेयर ऑफ द पीपल। बेटा सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन ही बी है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आपको फैक्ट्स बताता है और नॉर्मेटिव आपको सजेस्ट करता है, इवैल्यूएट करके देता है कि क्या अच्छा है और क्या गलत है फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इनमें से कौन सा बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है? कैपिटल बजटिंग, बेटा ये तो है बिजनेस इकोनॉमिक्स का ही पार्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ माइक्रो। रिस्क एनालिसिस ये भी है, ये माइक्रो का पार्ट है अगेन, ये तो बेटा वो स्कोप में देके रखा है, डायरेक्ट मॉड्यूल में दिया हुआ है। सी बिजनेस साइकिल्स, ये मैक्रो अप्रोच का पार्ट है, तो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं पढ़ते हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शन ए देके रखा है, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव इन नेचर। ये तो सही है, नॉर्मेटिव तो है वो। बिजनेस इकोनॉमिक्स हैज क्लोज कनेक्शन विद स्टैटिस्टिक्स। ओके, ये भी गलत तो नहीं है, आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ना ही पड़ता है डिसीजन लेने के लिए। बिजनेस इकोनॉमिक्स नीड नॉट वरी अबाउट मैक्रो वेरिएबल्स, ये गलत है। आपको भले ही माइक्रो लेवल पे डिसीजन लेना है तो भी आपको मैक्रो के बारे में आइडिया तो होना ही चाहिए डिसीजन लेने से पहले। एंड डी है, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ये भी सही स्टेटमेंट था, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ये गलत स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 21, इकोनॉमिक गुड्स आर कंसिडर्ड स्केर्स रिसोर्सेज बिकॉज। इकोनॉमिक गुड्स को आप कम क्यों मानते हो? ऑप्शन ए देके रखा है, बिकॉज इट कैन नॉट बी इंक्रीज इन क्वांटिटी। ओके, डी सॉरी बी है, डू नॉट exist in adequate quantity to satisfy the requirements of the society। बेटा ए से बेटर ऑप्शन बी है, क्योंकि ये इतना सफिशिएंट नहीं होते हैं कि वो सारे लोगों के वांट सेटिस्फाई कर पाए। सी वन ऑफ द प्राइमरी इंपॉर्टेंस इन सेटिस्फाइंग सोशल रिक्वायरमेंट्स। नहीं, ये तो नहीं पढ़ा हमने कहीं भी, राइट। डी आर लिमिटेड टू मैन मेड गुड्स। ना, इकोनॉमिक गुड्स को स्केर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारी वांट्स के कंपैरिजन में कम है, and that is why the correct option is option B. They do not exist in adequate quantity to satisfy the requirements of the society. Question number 22 है, in a free market economy, allocation of resources is determined by। बेटा ये तुमको रटना पड़ेगा, ये बैक टू बैक दो क्वेश्चंस हैं, ये मैंने तुम्हें बताया भी था एक्चुअली, तुम लोग मार्क भी करके रख लो। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज, while I am teaching, while I am saying you कि मॉड्यूल के क्वेश्चंस करने हैं, स्कैनर के करने हैं, पूरे मॉड्यूल स्कैनर में से हार्डली 10, 20, 25 क्वेश्चन सब मिला के मार्क होने चाहिए, क्योंकि स्कैनर में भी ढेर सारे क्वेश्चन है, मॉड्यूल में भी ढेर सारे क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन तो एग्जाम से पहले पढ़ नहीं पाओगे। जो तुमको एक बार में सही आंसर पता लग रहा है, तुम सॉल्व करते वक्त ही गेस कर पा रहोगे हाँ यही सही आंसर है, तो बेटा उनको वापस एग्जाम के पहले पढ़ने जितना टाइम नहीं बचेगा। जो तुमको नहीं आते हैं, एक बार में तुम सही नहीं कर रहे हो, जिनका स्टेटमेंट तुम्हें थोड़ा ट्रिकी लग रहा है, तुमने गेस कर लिया लेकिन यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, ओके, यू शुड मार्क दोस क्वेश्चंस, और एग्जाम के पहले नोट्स के बाद केवल यही क्वेश्चंस करके जाने हैं जो मार्क्ड है। ओके, कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन यार, फ्री मार्केट इकोनॉमी में कैसे एलोकेशन ऑफ रिसोर्स होता है, और 23 क्वेश्चन भी यही है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसे एलोकेट करती है रिसोर्स को। फ्री मार्केट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ही बात है, तो बेटा तुमको याद करना पड़ेगा, इसका आंसर है कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, और इसका आंसर मतलब 23 वाले का है प्राइसेस। अब ऐसा क्यों किया, डोंट क्वेश्चन मी, मतलब जब यहाँ पे आपने कंज्यूमर प्रेफरेंस सिलेक्ट किया था, तो वाई यू हैव नॉट टेकन डिमांड एज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जिस चीज को आप प्रेफर करोगे उसी चीज की डिमांड करोगे, तो बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा रटने वाला हो गया है कि 22 का आंसर कंज्यूमर प्रेफरेंस और 23 का आंसर प्राइसेस है। तुमको तो बेसिकली ये याद करना है, ये एग्जाम में भी आ चुका है बाय द वे, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड प्राइसेस के बेसिस पे अलोकेट किए जाते हैं रिसोर्सेज इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये लर्न कर लो। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ डिसएडवांटेज ऑफ अलोकेटिंग रिसोर्सेज यूजिंग मार्केट सिस्टम। तुमको डिसएडवांटेज बताना है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, ऑप्शन ए देके रखा है, इनकम विल टेंड टू बी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। बेटा ये तो डिसएडवांटेज है ही कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा यार, किसी को कम किसी को ज्यादा। और बी देके रखा है, पीपल डू नॉट गेट गुड्स ऑफ देयर चॉइस। नहीं, ये तो मेरिट है यार, गुड्स ऑफ चॉइस मिल जाते हैं क्योंकि आपने इंडिविजुअल को फ्रीडम देके रखा है। सी है, मैन ऑफ इनिशिएटिव एंड एंटरप्राइज आर नॉट रिवॉर्डेड। नहीं, उनको तो रिवॉर्ड किया जाता है, इट इज नॉट अ डिसएडवांटेज, राइट। एंड टी देके रखा है, प्रॉफिट्स विल टेंड टू बी लो। नहीं, मेन मोटिव है प्रॉफिट कमाना, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है, करेक्ट इज ऑप्शन ए। Question number 25, which of the following statement does not apply to market economy?
मतलब कैपिटलिस्ट पे कौन सा नहीं लग रहा है? फर्म्स डिसाइड whom टू हायर एंड व्हाट टू प्रोड्यूस। ये तो सही है यार, ये कैपिटलिस्ट पे लग रहा है। बी है फर्म्स कैन फर्म्स एम एट मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स। ये भी सही है कि आप मैक्सिमाइज करना चाहते हो अपने प्रॉफिट्स। हाउसहोल्ड डिसाइड विच फर्म्स टू वर्क फॉर एंड व्हाट टू बाय विद देयर इनकम्स। ये भी सही है, हाउसहोल्ड को भी पूरा फ्रीडम दिया जाता है, कंज्यूमर अपने डिसीजंस खुद लेंगे। एंड डी देके रखा है government policies are the primary forces that guide the decisions of the firms and household। ना, वो सोशलिस्ट इकोनॉमी में होता है, नॉट इन कैपिटलिस्ट। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26 है ना, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होगा? ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय सेंट्रल अथॉरिटी। ना, सारे डिसीजंस सेंट्रल अथॉरिटी नहीं लेती है, दोनों साथ में काम कर रहे होते हैं। ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। नो, गवर्नमेंट भी होती है यार। सी, इकोनॉमिक डिसीजंस आर पार्टली टेकन बाय स्टेट एंड पार्टली बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, दोनों साथ में मिलकर डिसीजन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स इज। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमिक्स की? ऑप्शन ए, कंपेयरिंग द सोर्स सॉरी सक्सेस ऑफ कमांड वर्सेस मार्केट इकोनॉमिक्स। नहीं, ये तो सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है यार, हम ये कंपेयर नहीं करना चाहते हैं। और बी लेके रखा है गारंटीइंग दैट प्रोडक्शन ऑकर्स इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी है क्या ये? नहीं। सी, guaranteeing a minimum level of income for every citizen। नहीं, it is not the central problem again। Okay, coming on to option D, allocating scarce resources in a such a manner that society's unlimited needs or wants are satisfied in the best possible manner। बेटा यही मेन प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स की, allocation of resource, what to produce, how to produce and for whom to produce। करेक्ट ऑप्शन would be option D। ठीक है, हम कोई गारंटी वगैरह नहीं लेते हैं, राइट? सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है वो। क्वेश्चन नंबर 28 है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वुड गेट चोजन इन। यार कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कहाँ चूज होगी? इन अ कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। और लेबर इंटेंसिव टेक्निक कहाँ चूज होगी? इन अ लेबर सरप्लस इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर सेंट्रल क्वेश्चंस दैट द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज सपोज टू आंसर। चार क्वेश्चंस थे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्रोविजंस आर नीडेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब पहला ऑप्शन है हु प्रोड्यूसेस व्हाट। ठीक है, क्या बनाना है, ये तो है सेंट्रल प्रॉब्लम। बी है व्हेन आर गुड्स प्रोड्यूस्ड। नहीं, ये कोई सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है, कब बनेंगे ये हमने नहीं देखा। हु कंज्यूम्स व्हाट, ठीक है। फॉर whom टू प्रोड्यूस, क्या कौन कंज्यूम कर रहा है। एंड हाउ आर दी गुड्स प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस भी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, व्हेन द गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। ये कोई सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, लार्जर प्रोडक्शन ऑफ डैश गुड्स वुड लीड टू हायर प्रोडक्शन इन फ्यूचर। बेटा जितने ज्यादा आज की तारीख में कैपिटल गुड्स यानी कि प्लांट एंड मशीन बनेंगे, उतना ज्यादा फ्यूचर प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, द इकोनॉमिक सिस्टम इन विच ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स फॉर प्रॉफिट। बेटा ये कैपिटलिज्म होता है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32 है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ all aspects of the society। Option B, national economy and global economy as a whole। Option C, big businesses। या D, the decisions of individual business and people। Correct option would be option B। ठीक है, हम बेसिकली नेशन के लेवल की चीजें और ग्लोबल लेवल की चीजों को कवर करते हैं मैक्रो में। क्वेश्चन नंबर 33, फ्रीडम ऑफ चॉइस इज द एडवांटेज ऑफ। फ्रीडम ऑफ चॉइस किसका एडवांटेज है? बेटा कैपिटलिज्म फ्रीडम देता है ये इकोनॉमी, इसे लाजीज फेयर इकोनॉमी भी कहते हैं इसलिए। क्वेश्चन नंबर 34, एक्सप्लॉइटेशन एंड इनइक्वालिटी, ये कौन से इकोनॉमी में आर मिनिमल अंडर। एक्सप्लॉइटेशन और इनइक्वालिटी सबसे कम किस में होगी? बेटा करेक्ट आंसर वुड बी सोशलिज्म। यहाँ पे गवर्नमेंट होती है और ये इनइक्वालिटीज कम से कम करने की कोशिश करेगी। क्वेश्चन नंबर 35, एडमिनिस्टर्ड प्राइस, नाम से क्लियर होना चाहिए, एडमिनिस्टर्ड प्राइस मतलब जहां पे गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है चीजें। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी, प्राइस इज डिटरमाइंड बाय एक्सटर्नल अथॉरिटी विच इज यूजुअली द गवर्नमेंट। ओके, ये नया क्वेश्चन है, यू कैन ऑल्सो मार्क इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, इन इकोनॉमिक्स द सेंट्रल इकोनॉमिक problem means output is restricted to limited availability of resource।
consumer do not have as much money as they would wish. There will always be certain level of unemployment. या D, resources are not always allocated in optimum way. बेटा बी सी डी तो यूं ही रिजेक्ट हो रहे हैं. आउटपुट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स. बेसिकली यही हमारी इकोनॉमी की प्रॉब्लम है यार कि जितने रिसोर्स हैं उसी पे हमको अपना आउटपुट रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा. ठीक है. कंज्यूमर को के पास इतना पैसा नहीं है, ये कोई सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है. फिर देयर विल ऑलवेज बी अ सर्टेन लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी हमने सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम में नहीं पढ़ा. ठीक है. इट्स अबाउट व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस. रिसोर्सेज आर नॉट ऑलवेज अलोकेटेड इन ऑप्टिमम वे. नहीं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है. वी अज्यूम कि विल डू द थिंग्स इन बेस्ट पॉसिबल मैनर. तो करेक्ट ऑप्शन वाज ऑप्शन ए. स्कैर्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज गिवन बाय, बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन, ये रॉबिन्स ने दी है डेफिनेशन, ये अपन ने पढ़ा है. द डेफिनेशन इन साइंस व्हिच डील्स विद वेल्थ ऑफ नेशंस वाज गिवन बाय, वेल्थ डेफिनेशन किसने दी है? एडम स्मिथ ने, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. क्वेश्चन नंबर 39, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? कौन सा फीचर नहीं है? ऑप्शन ए राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये तो है फीचर, प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट होता है. फ्रीडम ऑफ चॉइस बाय द कंज्यूमर्स, ये भी होता है. और सी है नो प्रॉफिट नो लॉस. ना, नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं है कैपिटलिस्ट का फीचर. इट इज बेसिकली अर्निंग मोर एंड मोर प्रॉफिट. क्वेश्चन नंबर 40 देके रखा है, देयर इज नीड ऑफ इकोनॉमिक स्टडी बिकॉज, इकोनॉमिक स्टडी की जरूरत क्यों है? द रिसोर्सेज आर लिमिटेड. ओके, सही है. द वांट्स आर अनलिमिटेड. ओके. The resources are unlimited. नहीं, तो correct option would be option D, both A and B. Resources कम है in comparison to the unlimited wants. Question number 41 पे आते हैं. The benefit of economic study is it ensures that all the problems will be appropriately tackled. Okay, it is not completely correct. It helps in identifying problems. Okay. C, it enables to examine the problem in its right perspective. बेटा सही डायरेक्शन में प्रॉब्लम को एनालाइज करने में हेल्प करता है इकोनॉमिक्स. ठीक है. एंड दैट इज द मेन बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक स्टडी. राइट. पहला ऑप्शन भी गड़बड़ है और लास्ट भी. इट गिव्स एग्जैक्ट सॉल्यूशन. सी विल ट्राई टू डील द प्रॉब्लम इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, लेकिन एकदम सही सॉल्यूशन पहली बार में मिल जाए ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं होता है. राइट. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 42, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स is applied economics that fills the gap between economic theory and business practices. ये तो सही लग रहा है. It is just a theory concept. No, no, no. It is applied practically. Managerial economics मतलब पर्यायवाची to business economics. C है trains managers how to resolve, behave in recession. ना, ऐसा नहीं है. Business economics is business decision making, right? And D है provides the tools which explain various concepts. बेटा इनमें सबसे appropriate answer is option A. ये applied economics है जो आप theory और practical के बीच में gap filling का काम करेगा. Question number 43, which of the following statement is correct? Option A देके रखा है microeconomics is important for study of particular household and a particular firm. Okay, looks correct. Macroeconomics is important for study of economic conditions of a country. दोनों ही सही लग रहे हैं. करेक्ट ऑप्शन वुड बी बोथ ए एंड बी. माइक्रो छोटी लेवल की चीजें पढ़ता है और मैक्रो नेशन के लेवल की चीजें पढ़ रहा है. क्वेश्चन नंबर 44, मिस्टर सतीश hired a business consultant to guide him for growth of his business. The consultant visited his factory and suggested some changes with respect to staff appointment, loan availability, and so on. Which approach is the consultant using? बेटा ये माइक्रो है या मैक्रो है? कंसल्टेंट बेसिकली उसकी फैक्ट्री विजिट करके उसको सजेशन दे रहा है, तो ये माइक्रो लेवल की बात हो गई है, इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 45, प्रॉफिट मोटिव इज अ मेरिट ऑफ. प्रॉफिट मोटिव किसका मेन मेरिट है? दैट इज ऑप्शन बी. कैपिटलिस्ट सोसाइटी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन इंटेंट होता है प्रॉफिट. डैश इज ऑल्सो कॉल्ड कमांड इकोनॉमी. बेटा सोशलिस्ट इकोनॉमी का पर्यायवाची है कमांड इकोनॉमी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is or are correct regarding business economics? इनमें से कौन सा सही है with respect to business economics? Option A, business economics attempts to include how business policies are firmly resolved in business principles, in economic principles. Okay, how business policies are firmly posed in economic principles. This looks correct कि आप बिजनेस पॉलिसीज और बिजनेस प्रिंसिपल्स को कैसे कंबाइन कर रहे हो.
बी देके रखते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स यूजेस माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ द बिजनेस यूनिट एंड मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही यार, आप अपनी फर्म का, अपनी यूनिट का माइक्रो एनालिसिस कर रहे हो और नेशन के लेवल का मैक्रो एनालिसिस कर रहे हो। बी भी सही है। बिजनेस इकोनॉमिक्स टेक्स अ प्रैग्मेटिक अप्रोच टुवर्ड्स फैसिलिटेटिंग एन इंटीग्रेशन बिटवीन इकोनॉमिक थ्योरी एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस। ये भी बिल्कुल सही है यार, आप बेसिकली थ्योरी और प्रैक्टिकल को मिक्स करने की कोशिश कर रहे हो, तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। सी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया ना जिसमें तुम्हें एक ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा है लेकिन तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि दो ऑप्शन तो सही है ही, तो बेटा फिर ऐसे सिचुएशन में आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव ओनली। कमिंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 48। अनलिमिटेड एंड्स एंड लिमिटेड मीन्स टुगेदर प्रेजेंट द प्रॉब्लम ऑफ। कौन सी प्रॉब्लम है यार? दिस द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, बहुत सारे वांट्स, एंड्स मतलब वांट्स, एंड लिमिटेड मीन्स, मीन्स मतलब रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज यूज्ड टू सैटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स, ये बेसिकली रिजल्ट करेगा इन द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी।